जनाब हम चलते हैं अपने अब खबरों की तरफ। तो मजिद भाई, आज आपको पता ही है, कल भी हमने बताया था कि हमारे ट्रूडो साहब जो हैं वो प्रीमियर्स जो हैं उनसे मिल रहे हैं, तो उनके साथ जो आज मुलाकातें हुई हैं, तो आज ट्रूडो साहब ने प्लेज किया है हेल्थ केयर जो फंडिंग है $196.1 बिलियन। वाओ। हाँ, तो फॉर द नेक्स्ट 10 years, फॉर द नेक्स्ट 10 years। कौन से अपने इतने आहो केड़ा को सानू $1 मिलियन दे रहे हैं। बहरहाल जी, चलो कोई नहीं, को 2-4 लोगों का फायदा हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है। तो इससे पहले आपको पता ही है कि प्रोविंसेस और टेरिटरीज उनको कह रहे थे कि आप $204 बिलियन का एक बजट निकालें इस फिस्कल ईयर के लिए। चलो उतना तो नहीं है, मगर उसके पास है जो आज ट्रूडो साहब ने अनाउंस किया है। इससे पहले जो आज सुबह जो प्रोविंशियल जो प्रीमियर्स थे, जब वो बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे, जैसे मैनिटोबा की प्रीमियर जो है हेदर स्टीवनसन, वो कह रही थी कि हमको बड़ा अपने ओपन माइंडेड रखना चाहिए। अगर हमारी बेस लाइन फंडिंग जो है वो इसमें पास हो जाती है तो हम खुश हैं। क्यूबेक के जो प्रीमियर हैं फ्रैंकोआ लगा, उन्होंने भी कहा था कि हमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अगर ये 1-to-1 डील हो जाती है। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के जो प्रीमियर थे एंड्रयू फ्यूरे, उन्होंने भी कहा था कि मैं बड़ा एंक्शियस हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ट्रूडो साहब आज जो है क्या डील हमको ऑफर कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें जो है पूरी की जा सकें हेल्थ केयर सेक्टर में। BC के जो प्रीमियर थे डेविड एबी, उन्होंने कहा कि ये जो बायलैटरल टॉक्स हमारे बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हो रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेडियंस जो हैं वो हेल्थ केयर अच्छा सिस्टम जो है डिजर्व करते हैं। अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ, उन्होंने कहा था कि वी आर वेरी अपबीट अबाउट द ऑफर, लेकिन हमको ओपन रहना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट जितना भी कर रही है हमको उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब ने भी कहा था कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा और हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज ये काफ़ी बड़ी जो है ट्रूडो साहब की तरफ से फंडिंग की हुई है। अब इसका तरीका क्या रहेगा, किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी रहे और वाकई वो हेल्थ केयर पे ऊपर ये सारा पैसा यूज़ हो, उसकी डिटेल्स भी आएंगी। तो एक बात उन्होंने साफ क्लियर कर दी कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही पैसा नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो जो गवर्नमेंट की जो रन फैसिलिटीज हैं वो उस पे हम करें। जी, वो तो खैर एनीवेज एक ही प्रोविंस है ओंटारियो जो कि उस तरफ सोच रहा था कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट तो कभी भी उस तरफ नहीं देखती है। अच्छा जी, आज ऑपोजिशन जो है उसने कनाडा के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट से पूछा है कि हमने सुना है कि ये जो चाइना का बैलून था ये आपके कनाडा से गुजर के वहाँ पे गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा के जो इलाका है उधर से गुजर के ये यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि अलास्का में एंटर हुआ है। तो उसके ऊपर वैसे तो गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद ने ये कंफर्म किया था कि यस, इसने कैनेडियन एयर स्पेस जो थी वो वायलेट की थी। तो उसके ऊपर अब जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट से पूछ रही है कि भाई अगर इसने वायलेट किया है तो आप इसके बारे में बताएं और आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका कह रहा है ये चाइनीज़ जो है स्पाई एफर्ट है, तो अब कनाडा भी जाहिर है वही बोली बोलता है जो अमेरिका बोलता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये अगर चाइना की स्पाई पॉलिसी है तो इसके लिए इसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। एनडीपी के जो फेडरल लीडर हैं जगमीत सिंह साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगर अमेरिका कोई इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बिठाता है, खासतौर पे वो जो रैकेज है जो कि उनके ओशन के ऊपर गिरा है, उसके ऊपर कोई अगर इन्वेस्टिगेशन है तो कनाडा शुड बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज एक और बहुत बड़ी खबर है और वो है, आपको पता ही है कि राज गिरेवाल ब्रैम्पटन वेस्ट से एमपी थे, लिबरल एमपी थे, और फिर उनके ऊपर जो है बहुत एलिगेशंस आ गए थे। पहली दफ़ा ये इलेक्ट हुए थे 2015 में और गैम्बलिंग का इनका प्रॉब्लम था, और फिर एलिगेशंस आए थे कि इन्होंने हेल्प किया था अपने गैम्बलिंग डेट्स को पे करने के लिए। जो है कुछ लोगों से इन्होंने पैसे लिए थे, और दो इनके जो बिजनेसमैन हैं ब्रैम्पटन एरिया के, यूसुफ यनेलमेज और एंडी डुग्गा जो हैं, उनसे इन्होंने कोई तकरीबन ईच 200,000 लिए थे अपने गैम्बलिंग का लोन पे करने के लिए। और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ लोगों से पैसे लिए थे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की थी अलॉन्ग विद दीज टू, कि वो जो ट्रूडो साहब का ट्रिप था इंडिया का, उसके अंदर जो है कि वो उनके साथ तस्वीरें खींचे। अच्छा, अब इनके जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि राज गिरेवाल साहब, जिनको कि आरसीएमपी ने 2020 में चार्ज किया था ऑन 4 काउंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड 1 काउंट ऑफ फ्रॉड, तो उसमें वो कहते हैं जी अब इसमें इसको नल एंड वॉइड किया जाए। इस जो सारा ये जो केस है उसकी वजह ये है कि ये जो कुछ भी आज तक प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस दी हैं वो इनफ नहीं है इनको गिल्टी साबित करने के लिए। ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं कि इन्होंने
कोई पैसे लिए या वो प्रूव नहीं हुए हैं। और इन दोनों जो दोनों बिजनेसमैन भी थे, यूसुफ भी और एंडी भी, इन्होंने भी आके सामने कह दिया था कि हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम तस्वीरें खिंचाएं ट्रूडो साहब के साथ, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसके अलावा उनके लॉयर ने, राज गिरेवाल के लॉयर ने कहा कि जो ये लोग सारे आते हैं जो कहते हैं जी हम इस चीज के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, या कि कोई अगर आके कहता है, जो एलिगेशन थी कि इन्होंने लोगों के इमिग्रेशन वीजाज जो थे फटाफट कराए थे, तो उन्होंने कहा जी ये तो आम बात है, कैनेडियन एमपीज के दफ्तरों में ये खबरें तो ये मतलब केसेस तो आते रहते हैं और उनको हेल्प किया जाता है इमिग्रेशन में उनके वीजा लेने के लिए। तो ये एलिगेशंस इसमें क्या, इसमें फेवर दिखाने वाली क्या बात है? तो इसलिए इनको फौरन से इनके जितने इनके खिलाफ केसेस हैं उनको रद्द किया जाए। तो अब ये देखते हैं कि ये केस जो है कहां तक चलता है। आपको पता ही है कि इनके अकाउंट में कोई $6 मिलियन जो थे वो डिटेक्ट हुए थे जिस वक्त ये सारी प्रोब शुरू हुई थी, और पता चला था कि ये कसिनो लकलीमी जो है उसको ये पे करने में सारा पैसा गया है। तो उसके बाद से एक प्रोब बिठाई गई थी और ये सारी चीज़ें आई थी। बहरहाल आज इनके लॉयर ने कहा कि ये कोई ऐसी आउट ऑफ टच बातें नहीं है, ये हर एमपी के दफ्तर में ऐसे होता है और कोई इनके पैसा लेने की कोई एलिगेशंस इनके ऊपर साबित नहीं हुई हैं, तो ये केसेस सारे खत्म किए जाएं। ओंटारियो के जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो ऑफिस है उसने कहा है कि जो ओंटारियो की इकोनॉमी है वो ज़रा थोड़ी सी स्लो रहेगी इस साल में, लेकिन अगले साल में शायद कुछ रिकवरी दिखा सकती है। वो कहते हैं कि जी इनका जो प्रोजेक्ट किया है इन्होंने डेफिसिट ओंटारियो का $2.5 बिलियन फॉर 2022-23 किया है, लेकिन वो कहते हैं जी रीचिंग 2026-27 ये शायद इंप्रूव कर जाएगा। उन्होंने कहा जी कि हमारी प्रोजेक्शन में और गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन में ये फर्क होता है कि हम जो हैं लोअर स्पेंडिंग प्रोजेक्शंस को लेते हैं और हम उसमें देखते हैं कि उसके नहीं, गवर्नमेंट लोअर प्रोजेक्शन लेती है और हम हायर रेवेन्यू प्रोजेक्शन लेते हैं। तो इसकी वजह से आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको कम बताती है और हम आपको ज्यादा बताते हैं, इसलिए ये आपको डिफरेंस नजर आता है। ओंटारियो जो है उसका अभी वो कह रहे हैं कि एक्सेस फंड्स जो हैं उसके पास ओवर 3 इयर्स में 12.5 बिलियन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अब शॉर्टफॉल है वो बहुत सारा आ जाएगा, तकरीबन 5 बिलियन का, क्योंकि जाहिर है कि अभी कोविड के ज़माने से भी गुजरे हैं और भी जो इन्फ्लेशन जो बहुत ऊपर चली गई है और बैंक ऑफ कनाडा के रेट्स जो बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से इनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स ओंटारियो को आ सकती हैं। एक नई रिपोर्ट आई है जी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ बैंक्रप्सी ने आज बताई है कि जो नंबर ऑफ इंसॉल्वेंसीज हैं वो कनाडा के अंदर बेताशा बढ़ गई हैं और बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं क्योंकि उनको चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो कह रहे हैं जी कैनेडियन बिजनेसेस में इंसॉल्वेंसीज जो फाइल की गई थी वो 2022 में 37.2% ऊपर गई हैं कंपेयर टू 2021। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि टोटल बैंक्रप्सीज जो हैं वो 2621 थी फॉर द ईयर, अप फ्रॉम 1942 अ ईयर बैक। इसके अलावा जो बिजनेसेस ने इंसॉल्वेंसीज की हैं वो 3402 थी लास्ट ईयर से, ये अब ऊपर चली गई है और लास्ट ईयर जो थी ये 2480 थी, यानी कि 2021 में ये ऊपर थी। 2022 का ये डेटा जो है ये सिर्फ रिपोर्टेड है। हाँ, इसके अलावा तो बेइंतहा है जो रिपोर्टेड जी अनरिपोर्टेड जो गई हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कंज्यूमर बैंक्रप्सीज और इंसॉल्वेंसीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर गई हैं 2022 में, तकरीबन 100,000 से ऊपर जो है, विच इज़ अप 11.2% फ्रॉम over 90,000 इन 2021। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कनेडियंस हैं उनकी हालत काफ़ी पतली हो सकती है क्योंकि बिजनेसेस भी बहुत सारे बंद हो गए हैं, बैंक्रप्सीज के लिए उन्होंने किया है और भी कुछ जो है पर्सनल भी जो है वो लोगों को प्रॉब्लम्स है। बीएमओ का आज जी सर्वे आया है, बीएमओ बैंक जो है उसका आज एक सर्वे आया है और उसके मुताबिक अब कनेडियंस को जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, खास तौर पे अगर अब कोई रिटायर हो रहा है तो उसके लिए 1.7 मिलियन डॉलर्स उसको चाहिए हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी दिस इज 20% इंक्रीज फ्रॉम 2020, नॉट 2021, 2020 से ये 20% अप है। और वो कहते हैं जी कि ये ड्रास्टिक इंक्रीज है फ्रॉम 1.4 मिलियन इन सेविंग जो कि कैनेडियंस एक्सपेक्ट करते थे कि वो जो है अपना करेंगे।
लेकिन अब उनका ये कंसर्न है कि चूंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर हैं, ग्रोसरीज ऊपर हैं, सारा कुछ जो है, और जो बैंक ऑफ कनाडा के रेट्स हैं वो भी ऊपर हैं, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये खराबी की तरफ जा रही हैं। कैनेडियंस का कंसर्न ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 डेकेड हाई को टच कर रही थी 8.1% पे 2022 में। तो अब इस साल क्या होने वाला है पता नहीं है। वो कहते हैं हालांकि दिसंबर 2022 में, दिसंबर के यानी महीने में आते आते थोड़ी सी ये इन्फ्लेशन कम आई थी, 6.3 पे आई थी, लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है और चीज़ें जो एक्सपेंसिव हैं उसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि CPI जो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, अराउंड 3% बाई ईयर एंड उसने किया था, और 44% ऑफ कनेडियंस जो हैं सिर्फ वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास इनफ मनी होएगा रिटायरमेंट के लिए, ओनली 44%। तो ये अब आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि नीचे जाएगा नंबर और भी ज़्यादा। टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने आज 3 मंथ स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो अनाउंस की है फॉर 10 प्रोविंसेस, और उन्होंने कहा कि ये जो डेवस्टेटिंग जो अर्थक्वेक्स आए हैं जिसके के बाद फिर आफ्टर शॉक्स भी आए हैं और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने आज अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 3549 टर्की में लोगों की डेथ हुई है अभी तक, और सीरिया में तो ये एक्सीड कर गई है, ओवर 5000 लोग जो है, तो काफ़ी, क्योंकि ना सिर्फ जो है वो अर्थक्वेक आया बल्कि ट्रेमर्स आए, फिर आफ्टर शॉक्स आए, और वो आफ्टर शॉक्स भी जो थे वो भी एक अर्थक्वेक के बराबर ही थे। 7.6 का फिर से अर्थक्वेक आया था, 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इनिशियली आने के बाद, तो उसमें काफ़ी लोग अभी भी रबल जो है बिल्डिंग्स का उसके नीचे दबे हुए हैं। इसके अलावा टर्की में जो एक और प्रॉब्लम है वो ये आई है कि वहाँ पर जो एक पोर्ट है बहुत मेजर, उसमें आग लगी हुई है, 2 दिन हो गए उसमें आग लगी है, उसको भी नहीं रोका जा सका है, तो इसलिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो टर्की में प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि हम बहुत सारे टूरिज्म हब के अंदर जो होटल्स हैं, खास तौर पे अनातालिया के अंदर, वो हम खोल रहे हैं, और उसमें अफेक्टेड लोगों को अभी हाउस किया जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि आगे हमने आगे चल के क्या करना है। न्यूज़वीक की आज की एक रिपोर्ट है, और न्यूज़वीक की इस रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी USA के चाहे वो फ्रेंड्स हैं चाहे वो फोज हैं, उन्होंने कहा है कि अब सीरिया और टर्की के लिए हम जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। और इसके ऊपर आज जो थे स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस जो थे वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि हाँ, हम जो खास तौर पे सीरिया है उसके लोगों के हम साथ खड़े हैं, सीरियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे थ्रू आवर ओन सिस्टम, एंड जो भी कोई है सीरिया में भेजेंगे, लेकिन जो प्रेसिडेंट बशर अल असद हैं उनके साथ हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो ये अब लोगों ने बड़ी हैरत से पूछा कि आप कैसे करेंगे, कैसे ऐसे करेंगे कि जो इनके रीजन के अंदर दोस्त हैं जैसे कि अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीसिया, इराक, जॉर्डन, बहरीन, UAE वगैरह जो हैं, उनके थ्रू जो है अमेरिका अब एड भेज सकता है सीरिया के अंदर, क्योंकि वो लोग भी अपनी एड जो है सीरिया में भेज रहे हैं। इसके अलावा UAE के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के, इन्होंने आज असद जो है बशर अल असद उनके साथ डायरेक्टली फ़ोन पे भी बात की है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हम उस रजीम के साथ जो कि इन्वॉल्व है, नेड प्राइस आपका कहना है कि जो रजीम अपने ही लोगों की किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है, उसके साथ हम बात नहीं करेंगे। बाकी सब लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी एड भी भेज रहे हैं। अमेरिका भी जाहिर है कि इन्हीं चैनल्स के थ्रू भेजेगा। इसके अलावा जो एंटोनियो गुटरेस हैं, UNGA की मीटिंग से, GA की मीटिंग से आज वो सेक्रेटरी जनरल साहब बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि हमको इस इमरजेंसी के लिए तमाम जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सबको हाथ जोड़ के हमको इन सब की हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक रिपोर्ट है, और इसने आज काफ़ी खलबली मचाई है अमेरिका के अंदर। इसके मुताबिक जो ओवरऑल US ट्रेड डेफिसिट जो है वो अब 12.2% से राइज कर गया है, और अब ये 1 ट्रिलियन के करीब जो है ये पहुंच गया है। अमेरिकन जो हैं उसके अंदर, उनके अंदर काफ़ी इस सिलसिले में खिलबली है। आज जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का डेटा आया है उसके मुताबिक डेट जो है अमेरिका का बेतहाशा बढ़ गया है, और वो कहते हैं जी कि ये गुड्स जो एंड सर्विसेज डेफिसिट जो है वो 948.1 बिलियन को टच कर रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से 103 बिलियन ऊपर चला गया है, और उसकी जो है काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। इस पे बात करते हुए आज कुछ स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टेंटली कह रही है कि हमको चाइना के साथ ट्रेड नहीं करना है, और वो जो सप्लाई चेन के मसले हैं उसने काफ़ी जो है मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लेकिन कुछ अमेरिका के अंदर अभी भी जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रेडर्स हैं वो चाइना के साथ ही ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सस्ती चीज़ें वहीं से मिलती हैं।
इसमें उन्होंने कहा जी कि हम अपना जो ये ट्रेड डेफिसिट है उसको ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ हमारा बढ़ गया है, हमारे मुल्क का बढ़ गया है, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज है जैसे कि मेक्सिको है, इंडिया है, कनाडा है, उसके साथ भी हमारे डेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। अब आप देखें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये उनको यूक्रेन को दे रहे हैं और अपना डेट जो है इनका कॉन्स्टेंटली जो है वो बढ़ता जा रहा है। यूएस कहता है कि हमारा डेट डेफिसिट जो है वो कनाडा जो चाइना है सिर्फ चाइना के साथ सिर्फ 8.3% तक इंक्रीज कर गया है। इट इज टचिंग 382.9 बिलियन जो कि उनकी अमेरिका की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है। और वो कह रहे हैं जी कि ये और दिन ब दिन ऊपर जाएंगी, चीज़ें ख़राब होएंगी जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी और जैसे कि रिज़र्व जो बैंक है अमेरिका का वो अगर जो ऐसे ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स बढ़ाते रहेंगे तो उसका जाहिर है कि असर इन सब चीज़ों के ऊपर आएगा। तो आज जाहिर है कि अगर 1 ट्रिलियन को इनका टच कर रहा है तो ये बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है। तो इसके ऊपर आज अमेरिका में फिर से जो है काफ़ी आज डिबेट शुरू हो गई है। द गार्डियन की आज की ये स्टोरी है और इसके मुताबिक यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उन्होंने आज वार्न किया है कि अगर पीस की तरफ ना ले जाया गया और ये रशिया यूक्रेन की वॉर को और ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ लेके गए तो ये वॉर बढ़ती ही चली जाएगी। ये बात उन्होंने आज यूएनजीए में करते हुए कहा कि जैसे जैसे 1 साल अब हो गया है इस वॉर को चलते चलते और एक्सपर्ट्स जो हैं वो डूम्सडे क्लॉक जो है उसको 90 सेकेंड्स पे उन्होंने किया है मिडनाइट पे लास्ट मंथ, विच मीन्स कि दुनिया जो है ह्यूमैनिटी जो है उन्होंने कहा एनिहिलेशन की तरफ जा रही है। तो इसलिए हमको पीस की तरफ जाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि फर्दर एस्केलेशन और ज़्यादा ब्लडशेड लाएगा और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि लोग सो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे हैरत है कि ओपन आइज़ के साथ वो इस वॉर को चलते हुए कैसे देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, कंडीशन इन अफगानिस्तान, म्यांमार, साहेल एंड हेटी उसके बारे में भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर हर कंट्री यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को फॉलो करे और उसकी ऑब्लिगेशंस को फॉलो करे तो दुनिया के अंदर हम पीस गारंटी कर सकते हैं। तो ये उनकी आज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंग्लैंड के तो हम आपको प्रोटेस्ट बताते ही रहते हैं। आज जो एसोसिएटेड प्रेस ने जो कवर किया है वो फ्रांस में प्रोटेस्ट हैं जी, वो किए हैं। डिफरेंट जो है वर्कर्स कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट। आज के जो प्रोटेस्ट हैं वो जो नेशन वाइड ये लाना चाहते हैं एक पेंशन बिल, उसके ऊपर जो है आज लोगों ने बाहर निकल के बड़े थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे। सरप्राइज्ड एट प्रेसिडेंट मैक्रोन के आपने 62 से 64 कर दिया उसको। एज भाई अगर इतनी अपोजिशन है उस चीज की तो आप 62 पे रख दें उसको, रहने दें उसको। कम से कम काम डाउन तो करें लोगों को। अब क्या होना क्या है वहां पर कि जब एक चीज के लिए इतने लाखों की तादाद में लोग बाहर आ गए हैं सिर्फ पेंशन की वजह से, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो दूसरे मुद्दे भी लेके आ जाएंगे। बिल्कुल 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 बढ़ती जाएगी ना चीज, एक से और एक से और एक थे। तो अच्छा जी, तो आज सारी जनता जो थी वो इनके जो मेजर सिटीज हैं, नीस है, मर्से है, टुलों है, नेट्स है, पेरिस है, ये सारे यहाँ पे लोग जो थे बाहर सड़कों पे थे हजारों की तादाद में। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन को कहा है कि जो कि उनकी वो समझते हैं कि बड़ा मेरा जी लैंडमार्क की लेजिस्लेशन है, अगर मैं 62 से 64 रिटायरमेंट एज बढ़ा दूंगा, जो कि लोग इसको नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप पैसे बढ़ाओ, आप एज ना बढ़ाओ उसके ऊपर। तो लेकिन वही बात है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन इसके ऊपर डटे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं फ्रांस की एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने बड़ा डिफेंड किया है इसको अपने जाहिर है कि पेंशन प्लान को, और उन्होंने कहा है कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं हमें टैक्स और ज़्यादा करना चाहते हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं हम ज़्यादा काम करें। तो आज वो जो प्ले कार्ड्स भी अपने कैरी कर रहे थे उसमें भी लिखा हुआ था कि आपको सेव योर पेंशंस, टैक्स बिलियनियर्स नॉट ग्रैंड मास। तो उसके ऊपर आज काफ़ी जो है फ्रांस में भी शोर मचाया। बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी आज हिंदुस्तान ने एतराज़ किए हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 हिंदू टेम्पल्स जो हैं बांग्लादेश में उनको वेंडलाइज किया गया है। उसके ऊपर जो है बड़ा हिंदुस्तान का भी गुस्सा आया है और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर जो है वो अब कर रही है इन्वेस्टिगेशन। जो यहाँ पे बलीगंजी उप ज़िला का जो इलाका था वहाँ पे जो हिंदू रेजिडेंट्स थे, सबसे पहले उन्होंने कहा इस चीज़ की रिपोर्टिंग की और कहा कि हम बड़े पैनिक में हैं। इसके अलावा ठाकुर गांव डिस्ट्रिक्ट जो है महबूबपुर रहमान में और वहाँ पे और इलाकों पे वो वहाँ पे वो जो डीसी हैं इलाके के और एसपी जो है मोहम्मद जहांगीर वगैरह वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि 9 आइडल्स इन सिंदूर पिंडी एरिया, 4 इन कॉलेज परा
14 इन साबाजपुर नथपारा एरिया में ये इनकी बेहुरमतियाँ की गई हैं और इनको वेंडलाइज किया है। तो हिंदुओं ने वहाँ पे कहा है कि इन सब लोगों को अब आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और इनको सज़ा देने की ज़रूरत है। इंडिया ने ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन शो किया है। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट ने किया है फिच रेटिंग्स और मूडीज़ को कोट करते हुए कहा है कि इंडिया के अंदर जो अब इन्वेस्टर मूड है वो ज़रा अब थोड़ा सा सॉम्बर है या ग्लूमी है, जो कुछ अदानी ग्रुप के साथ हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है, हमने आपको बताया था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बताया था, इनके ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर और उनको कहा था कि ये बहुत सारे जो हैं रॉन्ग डूइंग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसको कि डिनाई किया था अदानी ग्रुप ने। लेकिन जो रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है वो कहती है कि जो मेन बैंक्स हैं इंडिया के, वो शायद अब इतना ज़्यादा इनको लोन्स, जैसे कि एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो शायद अब इन्वेस्टर्स को इतने पैसे नहीं देगा। और इसी तरह जो क्रेडिट साइट्स है, उन्होंने कहा है कि वैसे तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास एक बफर होता है, एंड दिस बफर इज ह्यूज, इट इज 338 बिलियन इंडियन रुपीस, विच इज 1% ऑफ द लोन्स जो कि इन्होंने लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी फिच और मूडीज ने कहा है कि इंडियन बैंकों को यह प्रेशराइज किया जाएगा कि वो रीफाइनेंसिंग करें और उनके लिए मुश्किल होगी, इसलिए कि इस रिपोर्ट के रहते हुए अब कोई भी फॉरेन बैंक जो है वो अडानी ग्रुप के साथ अब डील करना पसंद नहीं करेगा, एक्सेप्ट फॉर यूएई जिन्होंने इसको 350 मिलियन डॉलर अभी भी दिए हैं। हाँ, वो उनके, क्योंकि वहाँ पे वो पोर्ट्स वगैरह जो है ना, वो उन्होंने कहा ना मैं बिजनेस और डेवलप करूंगा, तो उसके लिए उनको दुबई के ही बैंकों से। लेकिन अब के बाद वो कहते हैं जी अब कोई जो नई डीलिंग्स होंगी उसमें फॉरेन बैंक्स इनको शायद स्टॉप कर देंगे, नहीं देंगे। जी न्यूज़ की एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो एक बीजेपी के एमपी हैं यूपी के प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि हमको हिंदुस्तान का कल्चर जो है उसको सेव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए उन्होंने यूपी की गवर्नमेंट को और आज मोदी जी को भी कहा है कि लखनऊ का नाम जो है फिर से चेंज करें आप। आज उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताते हुए होम मिनिस्टर जो अमित शाह और जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ यूपी के, उनको और मोदी जी को टैग करते हुए कहा कि ये जो इलाका था ये लॉर्ड राम ने अपने भाई किंग ऑफ अयोध्या को गिफ्ट किया था, जिनका के नाम लक्ष्मण था, और इसीलिए इस इलाके का नाम पहले अगर आप देखें जो त्रेता युगा का ज़माना है उसके अंदर लखनपुर या लक्ष्मणपुर था इस इलाके का नाम। लेकिन बाद में जो यहाँ पे आए थे लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला, उन्होंने इसका नाम जो है चेंज करके लखनऊ रख दिया था। और ये जो है बजाय इसके कि हम जो इन नवाबों की बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज जो कि स्लेवरी की हिस्ट्री है, स्लेवरी शो करती है, बड़े लग्जूरियस तरीके में हम बयान करते हैं, हमें ये सच्चाई बताने की ज़रूरत है कि ये नवाब जो थे ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के आगे बिक गए थे। इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने इसीलिए इनसे अवध ले लिया था और उसको ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो है मर्ज कर दिया था। और नवाब वाजिद अली शाह साहब जो थे उनको कहा था कि तुम बिल्कुल अंग्रेज सरकार के नीचे रहोगे। तो इन मुसलमान नवाबों की तो ये हिस्ट्री है, तो इस हिस्ट्री को आप बड़े हाई फाई तरीके से क्यों पढ़ाते हैं? आपको अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा और इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आपको अपने इलाकों के नाम वापस लाने पड़ेंगे। लिहाजा लखनऊ को फिर से या तो लखनपुर कहा जाए या लक्ष्मणपुर कहा जाए। ठीक है जी, हाँ जी। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो अब रशिया को ऑयल की पेमेंट्स यूएई दिरहम्स में करेंगी। क्योंकि हाँ जी, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज रॉयटर्स की, क्योंकि इससे पहले आपको पता है सारी दुनिया में जो है और अभी भी सारी दुनिया में यूएस डॉलर्स में पेमेंट्स होती हैं। लेकिन इंडिया के जो बैंक हैं, हालांकि वेस्टर्न सैंक्शंस लगी हुई हैं रशिया के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा है और उनकी रिफाइनरीज और उनके ट्रेडर्स ने कहा है कि हम ये वेस्टर्न सैंक्शंस नहीं मानते हैं, और चूंकि इंडिया इन सैंक्शंस को मानता नहीं है तो इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी नहीं है,
एंड एज अ रिजल्ट हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि पहले काफ़ी अटेम्प्ट करते रहे हैं यूएई दिरहम्स में इनको पेमेंट करने के लिए, लेकिन उस वक्त जो है थी यूएन की बड़ी इनके ऊपर सख्ती थी, तो इसलिए उनको स्विच बैक करना पड़ा यूएस डॉलर्स में पेमेंट्स करने के लिए। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने क्लियर कर दिया और अपने बैंकों को कहा है कि आपको इजाज़त है कि आप रशिया को पेमेंट्स जो हैं यूएई दिरहम्स में कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने अब हिंदुस्तान को कहा है कि आपकी पेमेंट्स काफ़ी डेफर हो रही हैं, हमारा जो ऑयल एंड गैस आपने लिया है उसके लिए आप हमको पेमेंट्स करें, तो वो डॉलर्स में नहीं लेना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो दे ऑलवेज प्ले वेरी स्मार्टली, तो वो रूबल्स में भी नहीं देना चाहते हैं उनको कि कहीं दुनिया की नज़र में ना आ जाएं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी आज क्लियर कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि अब इनको जो पेमेंट्स हैं जो इनके इंडियन ट्रेडर्स दुबई बेस्ड हैं उनके थ्रू अब रशिया को पेमेंट्स की जाएंगी और यूएई दिरहम्स के थ्रू की जाएंगी। हाँ, तो वो कह रहे हैं जी ये वायलेशन भी नहीं है, जो दुबई से जो ट्रेड होगी वो यूएई दिरहम्स में ही होगी, तो डायरेक्टली इंडिया से तो हो भी नहीं रही, तो दे प्ले वेरी स्मार्टली, वेरी नाइस। इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट जो है जी उन्होंने आज इमरान खान साहब की ये बात मान ली है कि उनको तोशाखाना रेफरेंस में अभी इंडाइट ना किया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि February 7 यानी कि आज के दिन पे उनको इंडाइट किया जाएगा तोशाखाना के केस में कि इन्होंने जो गिफ्ट्स लिए थे फॉरेन गिफ्ट्स वो उन्होंने बताए नहीं थे और इमरान खान साहब ने, और उनको कहा गया था कि आपने ये गिफ्ट्स जो थे इनकी कोई डिटेल्स लेते हुए या उनको कैसे बेचा या कैसे रखा आपने नहीं दी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को कहा था कि हम आपको डिसक्वालीफाई करेंगे अंडर आर्टिकल 63(1)(p) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए वो जो थे कोर्ट के पास गए थे और कहा था कि इनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स करें। आज दोनों तरफ की बात सुनने के बाद इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनको गोली मार के इनके ऊपर असैसिनेशन जो बिड हुई थी November 3 को, उसकी वजह से अभी भी ये इनकी टांग खराब है और इनको आने जाने में तकलीफ है, इसलिए आज जो है हम डेफर कर रहे हैं इंडाइटमेंट का केस इनके खिलाफ। आने वाले दिनों में फिर हम देखेंगे। लोकल कोर्ट जो है उन्होंने जी शेख रशीद अहमद की जो पोस्ट अरेस्ट प्ली बेल प्ली थी उसको जो है टर्न डाउन कर दिया है। और आपको पता ही है शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ दिन पहले मर्डर के एलिगेशंस लगाए थे कि इमरान खान को जरदारी और जो हैं पीपीपी के चेयरमैन मारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भद्दी ज़बान भी इस्तेमाल की थी बीबी जरदारी के खिलाफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। उस सिलसिले में पीपीपी ने इनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर किया था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने आज अपना वर्डिक्ट जो है रिजर्व किया है दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, और अभी उनको जो है कहा है कि अडियाला जेल में ही रखें और 14 डे का रिमांड दिया है। और लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने इनको अलाउ किया कि अगर आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं NA 60 और NA 62 बाय पोल्स में, तो आप अपने नॉमिनेशन के पेपर्स जो हैं वो डाल सकते हैं। तो जनाब ये हैं हालात पाकिस्तान के। और जनाब कुछ अच्छी खबरें, दिल खुश करने वाली खबरें बताएं। बियोंसे आपको पता ही है बड़ी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, इस बार ग्रैमीज पे बड़े अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। उनका जो फर्स्ट कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट जिसका के नाम रेनेसा है, रेनेसा वर्ल्ड टूर, उसके जनाब टिकट्स जो हैं कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं। और इनका एक जो होएगा कॉन्सर्ट वो स्टॉकहोम में होएगा, लेकिन स्टार्ट जाहिर है कि ये स्वीडन से करेंगी मई में, और उसके बाद लंदन, पेरिस, बार्सिलोना, US और हमारे टोरंटो में भी आएंगी। और इनका लास्ट जो कॉन्सर्ट है इस रेनेसां वर्ल्ड टूर का वो 27 सितंबर को न्यू ऑरलीन्स में होएगा। और जनाब बॉलीवुड से गर्मा गर्म खबर यह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जिनके के इश्क के कुछ कुछ चर्चे जो थे नज़र आ रहे थे, उनकी आज शादी हो गई है। और पता चला कि उन्होंने राजस्थान में सूर्यागढ़ पैलेस के अंदर जो कि जैसलमेर में है वहाँ पे शादी की। ये बहुत ही एक प्राइवेट अफेयर था, इसमें बहुत ही उनके क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स जो इंडस्ट्री से वो आए थे। बड़ी हाई सिक्योरिटी थी, नो फोन पॉलिसी थी, कल संगीत था और आज इनके फेरे हुए हैं। इसके अंदर इनके जो क्लोज फ्रेंड्स मनीष मल्होत्रा, करण जौहर, जूही चावला, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत वगैरह जो हैं वो फ्लाई करके यहाँ पे राजस्थान में आए थे। और जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो लॉयर हैं नदीम ज़फ़र ज़ैदी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर और उसमें उन्होंने कहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहिबा की ये जो बेगम है आलिया, इनका बड़ा जो है शेडी किस्म का पास्ट है और इन्होंने बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने नवाजुद्दीन की फैमिली मुझे बड़ा हैरास करती थी, मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी, बाथरूम नहीं जाने देती थी। तो आज सारा कच्चा चिट्ठा जो है इनके जो लॉयर हैं ज़ैदी साहब उन्होंने खोल दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये लड़की बड़ी जो है ड्रामेबाज है, ये इसकी शादी तो अभी तक इसका जो पहला हस्बैंड है विनय भार्गव
भार्गव, उसके साथ हुई है। और इसने जो है नवाजुद्दीन के साथ 2011 में शादी की, जिससे कि इनके 2 बच्चे हैं, शोरा और यानी। लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि 2011 में ये आलिया जो थी अंजलि कुमारी थी, 8 जमातें सिर्फ ये पढ़ी हुई है। और इसने पहले शादी की थी विनय भार्गव के साथ, उसके बाद ये भाग के मुंबई आ गई, फिर ये अंजना पांडे बन गई, फिर अंजना आनंद बन गई, फिर ये कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गई और जैनब बन गई। फिर इसने जी जब नवाज से शादी की तो आलिया बन गई, उसके बाद इसने इससे डिवोर्स ले ली। और फिर उसके बाद जो है जब इसने देखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो अब बहुत बड़ा स्टार बन गया और अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो फिर से ये वापस आ गई और इसने कहा कि नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। हालांकि 2020 में इसने डिवोर्स का नोटिस भेजा था और कहा था कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। तो आप इस ड्रामाबाज औरत के ऊपर ज़्यादा एतबार ना करें। रवीना टंडन जो हैं जी, उन्होंने बड़े रेवलेशंस आज किए हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा जी कि मैं वाहिद ऐसी एक्ट्रेस थी जिसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी और मुझे उसके लिए बड़ा एरोगेंट कहा जाता था, क्योंकि मैं कहती थी मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनना, मैंने फिल्म के अंदर कोई किसिंग सीन्स नहीं करने, और मैं तो यहाँ तक कहती थी कि अगर कोई रेप सीन होएगा तो उसमें मेरे कपड़े बिल्कुल नहीं पटने चाहिए। तो उसके लिए वो कहती थी कि मुझे लोग बड़ा बददिमाग कहते थे। वो कहती थी फिर मीडिया भी मेरे ऊपर बड़ी आवाज़ें उठाता था, तो इसलिए फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के और शादी कर ली थी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ठाडानी के साथ। और वो कहती थी मुझे तो फिल्म में अगर कोई सर्टन स्टेप भी वल्गर लगता था तो मैं बता देती थी मैं ये नहीं करूँगी। तो उसके लिए मुझे जो है एरोगेंट लेडी का वो खिताब मिला था। पाकिस्तान के अंदर जी जो ड्रामा एक्टर्स हैं, हीरा मानी, गुले राना और फिल्म डायरेक्टर नबील कुरैशी, उनके ऊपर कराची में आज अटैक्स हुए हैं। ये जो है कराची की BIP कॉलोनी में शूटिंग कर रहे थे और नेबरहुड ने कहा कि नहीं, हम आपको शूटिंग नहीं करने देंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों ने इनको मारा पीटा, क्रू को इनके मोबाइल्स छीने या दूसरा इक्विपमेंट लिया, एक्ट्रेसेस जो है उनको हरास किया। SSP जो है इलाके के जुबैर नज़ीर, उन्होंने कहा कि हाँ, मॉब ने इनको तंग किया था और 2 लोगों को इस सिलसिले में अरेस्ट किया गया है। ये अब जो केस है जमशेद क्वार्टर्स के पुलिस स्टेशन के अंदर अब दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रेलियन मेंस T20 कैप्टन एरन फिंच जो हैं वो कह रहे हैं जी कि अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। आपको पता ही है कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैं ODI कैप्टन जो है वो नहीं रहूँगा। लास्ट ईयर सितंबर में इन्होंने कहा था और आज इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि आई वाज ऑनर्ड टू प्ले विद द बेस्ट, लेकिन वो अब कहते हैं कि मैं अब और आगे नहीं चल सकूंगा क्योंकि जो टीम है वो T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है उसकी तैयारी कर रही है। तो मैं चाहता हूँ यंग टैलेंट आए और उसके पास टाइम होना चाहिए। उनके ऊपर काफ़ी जो क्रिटिसिज्म आया था जब ये ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज तक भी लास्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था उस तक लेके नहीं जा सके थे। इनकी वाहिद जो मेडन जो विक्ट्री थी T20 वर्ल्ड कप में वो दुबई में थी 2021 में। और उसके बाद से फिर उन्होंने कहा था कि अब मैं आगे अपना जो करियर है उसको देखूंगा। इन्होंने कैप्टन किया है 103 में से 76 T20 इंटरनेशनल्स में ऑस्ट्रेलिया को टीम को, और इन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2011। तो काफ़ी इनकी जो हैं ज़बरदस्त इनिंग्स हैं, उनके लिए उनको आज याद किया जा रहा है। कामरान अकबल साहब ने कहा है जी, एंड थैंक गॉड दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, कि उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची से और उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा खुश हूँ कि PCB ने मुझे यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे एक नया रोल दिया है। आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि इनको नेशनल मेंस सिलेक्शन कमेटी में ऐड किया गया है जिसके ऊपर बड़े ट्रोल्स भी आए थे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये डिपेंड करेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं। हाँ, मैं छोटी मोटी लीग्स में खेलूंगा लेकिन मैं फुल फ्लेज अब क्रिकेट जो है वो नहीं खेलूंगा। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ एन इंटरव्यू ऑफ AFP जो कि पाकिस्तान की विमेंस टीम की कैप्टन है बिस्मा मारूफ, उनके साथ। तो बिस्मा मारूफ ने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान की टीम को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर हमको रिकग्निशन और रिस्पेक्ट मिली जब हम इंटरनेशनल मैचेस हमने खेलने शुरू किए। तो अभी ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारा टैलेंट हमें शो करने के लिए, और हमारी टीम जो है विमेंस क्रिकेट टीम उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ये AFP के साथ आज साउथ अफ्रीका से बात कर रही थी जहाँ पे कि वर्ल्ड कप जो है वो फ्राइडे से शुरू होएगा। तो इन्होंने कहा जी कि हम अपनी बेस्ट दिखाएंगे, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इनको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी परफॉर्मेंसेस अगर ये जो 10 टीम टूर्नामेंट जो हो रहा है साउथ अफ्रीका में उसमें पाकिस्तान को अगर अपना नाम बनाना है। तो ज़ीशान साहब बताएं ज़रा।